अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, क्योंकि अगर हमने ब्लॉकचेन को समझना होता है ना, तो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं ये टर्मिनोलॉजीज। तो आपको सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड का पता होना चाहिए। अगर आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में जाना तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड चीज क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सामने जाना है, कोई पिक नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड की एक विजुअलाइजेशन आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड चीज क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड चीज एक इस तरह की चीज होती है जिसमें के कोई एक स्पेसिफिक सेंटर मौजूद हो। ठीक है, जिसमें कोई एक सिंगल अथॉरिटी मौजूद हो। अब सिंगल अथॉरिटी क्या हो सकता है? वो एमडी भी हो सकता है, सीएमडी भी हो सकता है, उसका ऑनर भी हो सकता है। ठीक है, मैनेजर भी हो सकता है। कोई भी चीज जिसका एक स्पेसिफिक सेंटर मौजूद होता है ना, उस चीज को हम कहते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, अब आपको जैसे कि समझ आ रही है कि यहाँ पे आपको पिक में नजर आ रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड में एक सेंटर मौजूद है। बाकी इस जो भी मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम में जो भी पर्सन आके कनेक्ट होता है ना, वो इस सेंट्रलाइज्ड पर्सन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है जाके। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई भी इस तरह की कंपनी ज्वाइन की है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, उसका कोई ऑनर मौजूद होता है। ठीक है, तो आप जब भी अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तो अकाउंट आपका डायरेक्टली लिंक होता है, स्पेसिफिक पर्सन के साथ जाके लिंक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हर एक पर्सन जो है ना, वो आपको नजर आ भी रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे हर एक पर्सन जो है ना, यहाँ पे क्या है कि सेंटर के साथ जो है ना, वो डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टली कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है? ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पर्सन के साथ जाके कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपकी टोटल जो एक्टिविटी है ना, वो इस अकेले पर्सन के जो है ना अंडर होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी टोटल की टोटल अथॉरिटी टोटल की टोटल एक्टिविटीज अकेले पर्सन के पास है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे कि अमजद भाई एक बहुत ही अच्छी मिसाल देते हैं कि आपने एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी को ज्वाइन किया 100 रुपया लगा के। ठीक है, अब आपने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को ज्वाइन, आपने कहा दूसरे पर्सन को अपना प्लान दिखाया कि भाई मैंने किस तरह की कंपनी जो है ना वो ज्वाइन की है, तो आप भी ज्वाइन करो। उसने क्या किया, उसने भी अपना एक 100 रुपया लगा दिया। ठीक है, अब उस 100 में से 40 रुपए आपको मिलने थे और 60 रुपए क्या जाने थे कंपनी के पास। अब आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ही आपने किसी पर्सन को ज्वाइन किया, 40 आपको मिल गए और 60 कंपनी के पास चले गए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर कोई सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है तो क्या होता है, सबसे पहले वो 100 रुपया उस बंदे के अकाउंट में जाएगा जो कि इसकी जिसके पास इसकी टोटल की टोटल अथॉरिटी मौजूद होती है। तो ये जो सेंटर में पर्सन बैठा हुआ है ना, सबसे पहले इसके अकाउंट में ये 100 रुपया जाएगा। ठीक है, जब इसके अकाउंट में जाएगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 40 आप में और जो 60 रुपया ना ये अपने पास रख लेगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना, तो आप मुहताज होते हैं सिंगल पर्सन के। वो हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा ये 40 रुपये आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब पहली बात ये होगी कि उसकी आप जो भी काम कर रहे हैं इस बंदे के कंट्रोल में है। अब सेकंड इसमें पॉइंट क्या आता है कि आपने अपने 40 रुपए का विड्रॉ लेना है। आपने 40 रुपए तो लगा लिए, मतलब आपने कमा लिए। अब आपने इस 40 रुपए का विड्रॉ लेना है। ठीक है, विड्रॉ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको इस पर्सन के पास एक कमांड भेजनी पड़ेगी कि मैंने अपना विड्रॉ लेना है। अब जब तक ये पर्सन आप मतलब उस विड्रॉ को अप्रूव नहीं करेगा, उस कमांड को अप्रूव नहीं करेगा, आप अपने 40 रुपए नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, उसमें कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि जब तक आप अगर डॉलर्स की बात करें, तो जब तक आपके 50, 60, 70, 20, 100 या जितने भी डॉलर्स ना होगी, जितनी भी उन्होंने कंडीशन लगा दी है, आप अपना विड्रॉ नहीं ले सकते। अब विड्रॉ के अलावा भी क्या चीज वहां पे इम्प्लीमेंट कर दी जाती है कि जब तक आपके 20 या 30 डायरेक्ट रेफरल्स नहीं ना होंगे, आप वहां से अपना विड्रॉ नहीं ले सकते। चाहे आपने जितना भी कमा लिया, जब तक 30 रेफरल नहीं होंगे, आप अपना जो है ना वो पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड। हमारी टोटल की टोटल जो अथॉरिटी है वो एक सिंगल पर्सन के पास होती है। वो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ना, तो चाहे वो एक पर्सन है, चाहे वो 2 या 3 की टीम है, हमारी टोटल की टोटल अथॉरिटी जो होती है ना, वो उस अकेले पर्सन के पास जो है ना वो होती है। अब हमारा जो सिस्टम है वो है डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो डिसेंट्रलाइज्ड एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें नेटवर्क में आने वाले हर पर्सन के पास अथॉरिटी इक्वली शेयर्ड होती है। ठीक है, हर पर्सन जो इस नेटवर्क में आ रहा है उसके पास उतनी ही अथॉरिटी है जितनी कि इसके ऑनर के पास है।
अब हम ये कहते हैं डिसेंट्रलाइज, हम फोर्सेज की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई इसका कोई स्पेसिफिक ऑनर नहीं है। अब लोग इसका गलत मतलब ले जाते हैं, लोग कहते हैं कि इसका क्रिएटर तो है ना, अगर इसका ऑनर नहीं है तो इसे क्रिएट किस चीज ने किया है। क्रिएटर और ऑनर में फर्क होता है, वो आपको फर्क पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मतलब मिस्त्री है एक, वो घर को बना रहा है, क्रिएट करने वाला मिस्त्री है, लेकिन जो बनवा रहा है घर का ऑनर वो है। तो बिल्कुल इसी तरह से है, मिस्टर लाडो ने इसे क्रिएट किया है, लेकिन ऑनर हर वो बंदा है जो कि इस नेटवर्क में आ रहा है। जितनी अथॉरिटी इस सिस्टम को लेके, ठीक है, उसके पास है, मिस्टर लाडो के पास है, उतनी ही अथॉरिटी आपके पास है। जितनी के मतलब हमारे पास हमारा सिस्टम जैसे कि जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन की एक कॉपी मिस्टर लाडो के पास पड़ी हुई है, ब्लॉकचेन की एक कॉपी हमारे जो ग्रेट लीडर है, मेंटोर है, हमारे ईगल टीम के एडमिन है, उनके पास भी पड़ी है। तो ब्लॉकचेन की कॉपी उस पर्सन के पास भी आएगी जो कि अभी ज्वाइन करेगा इस सिस्टम को। जैसे ही उसने ज्वाइन करना है, उसके पास ब्लॉकचेन की कॉपी चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें अथॉरिटी सारे पर्सन के पास इक्वली शेयर कर दी जाए, इस तरह के सिस्टम को जो है ना हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई एक सेंटर मौजूद नहीं होता, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, बल्कि इसमें जो भी पर्सन आ रहा है वो अपने अकाउंट पे एज एडमिन वर्क कर रहा होता है। तो इसमें आपको ये भी चीज सीखने को मिल जाती है कि आप अपना बॉस भी खुद बन रहे हैं, बी योर ऑन बॉस भी आपको इसमें जो है ना वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कि अब ओवरव्यू दिया कि मैंने कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड के बहुत सी खूबियां भी होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप अपनी स्किल को इनहेंस कर पाते हो, ठीक है। अब खुद में जो एक अंदर हमारे झिझक होती है ना कि भाई मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ तो मैं वहां पे कैसे बॉस की सूरत में एक्ट कर सकता हूँ। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपको ये चीज जो है वो देखने को मिल जाती है। आप जब अपने अकाउंट को खुद रन कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई हाँ मुझ में ये क्वालिटी है। अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी को रन कर सकता है तो मैं भी 200 300 की बंदे की टीम को रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होगी अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास जी ब्लॉकचेन क्या होती है, ठीक है। डार्क वेबसाइट एक इस तरह की चीज होती है जहां पे ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, और वो बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन की जाती है ब्लैक मनी की। अब डार्क वेबसाइट में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है ना, तो हम उसे हैक नहीं कर पाते थे या फिर हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते थे। ट्रैक करने के पीछे दो रीजन थी। एक रीजन तो ये थी, पहली बात तो हमारे पास एक्सेस ही उसकी मौजूद नहीं होती थी। हमारा जैसे पर्सन जिसे कि आईटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे जाकर डार्क वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। अब दूसरा कोई पर्सन अगर जिसे पता है इन सारी चीजों के बारे में, उसने डार्क वेबसाइट को जाके एक्सेस कर भी लिया। अब सेकंड ऑप्शन होता था, वो चीज होती थी सेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज होने का क्या मतलब है, वहां पे जो भी स्पेसिफिक एडमिन होता था, ओनर होता था, वो क्या कर सकता था कि किसी भी टाइम जाके डाटा को फुली चेंज कर सकता था। अगर एक डाटा जो फुली चेंज हो गया है, क्या उसे हम रिलायबल मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। इस वजह से वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन की जाती थी उसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कोई हिस्ट्री नहीं होती थी, हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने कहा कि मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि किस तरह का सिस्टम लेके आया जो कि डिसेंट्रलाइज था। अब डिसेंट्रलाइज पर्सन क्या सिस्टम क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि नेटवर्क में आने वाले हर पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी इक्वली शेयर्ड कर दी जाती है। अब कोई इस तरह का सिस्टम इजाद किया गया जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिससे कि एक्सेस करना आसान हो और इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक एडमिन ऑनर ना हो। इस तरह के सिस्टम को जो है ना लॉन्च किया गया। अब इस तरह के सिस्टम को हम ज्यादा रिलायबल मानते थे क्योंकि इसमें हर पर्सन के पास जो थी ना वो एक मतलब अथॉरिटी थी। इस तरह के डेटाबेस को, इस तरह के सिस्टम को जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसे ही हम ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब अगर जैसे कि ब्लॉकचेन क्या होती है, इसके अगर मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँ, आप हम सभी जो है ना वो सौदा सेल्फ लेने के लिए जाते हैं, हम कॉस्मेटिक की दुकान पे जाते हैं, हम करियाना के स्टोर पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं। यहाँ पे मेरे बाबा टेलर है, ठीक है, तो उनके पास भी टोटल का टोटल रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कौन सा ड्रेस मुझे किस पर्सन ने सिलाई करवाया मुझसे, ठीक है, या फिर उसका माप क्या है, कि कौन उधार लेके गया है, कौन किस डेट को सूट ले गया है। तो हमारे पास क्या होता है कि रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब समझ लें कि अगर मैं अपने बाबा की जो है ना एग्जाम्पल देना चाहूँ कि उनके पास मैं परसों ही देख रही थी, उनका एक ना रजिस्टर था, रजिस्टर फुल भरा हुआ था और इसमें टोटल के टोटल रिकॉर्ड जो थे वो प्रेजेंट थे। अब समझ लें इन्होंने अगर किसी पर्सन का माप लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो वो माप समझ लें एक रिकॉर्ड है, और एक सिंगल रिकॉर्ड एज अ ब्लॉक वर्क करता है, और उस रजिस्टर में बहुत ज्यादा सिंगल रिकॉर्ड प्रेजेंट थे। तो वो सिंगल रिकॉर्ड जो मिलके एक क्या कर रहे थे, ब्लॉक की एक चेन बना रहे थे, जिसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं।
ठीक है। या फिर आप किसी किराना स्टोर में जा रहे हैं तो किराना स्टोर वाले के पास क्या होता है कि वो डाटा होता है कि इसने फलां चीज किस डेट को किस पर्सन से मंगवाई थी, कितनी सेल हो गई या कितनी बच गई या किस पर्सन ने उधार लेके गया। तो हर एक सिंगल रिकॉर्ड जो होता है ना हमारे पास, वो सिंगल ब्लॉक एक्ट करता है। अब जो है ना हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन डिफरेंट ब्लॉक्स के मिलने से एक चेन बन जाती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब जिस दिन मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था ना, तो मैंने चीज जो है ना वो देखी। कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे है ये सिस्टम, लेकिन सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। तो मेरे जहन में एक बात आई कि ठीक है भाई, ब्लॉकचेन पे तो है, लेकिन बंद क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे भी तो एक लॉजिक होना चाहिए ना कि किस वजह से बंद नहीं हो सकता, किस रीजन से ये सिस्टम जो है ना वो बंद नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है ना मैंने अपनी ही जो ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, जो मैंने ब्लॉकचेन पे सॉरी मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे एक ट्रांजैक्शन की हुई थी, उसका मैं मोर डिटेल में चली गई। तो वहां से भी कुछ कुछ चीजें मुझे एक्सप्लोर करने को मिली। देन उसके बाद जो है ना मैंने कुछ चीजें और सर्च की, तो मुझे इसके पीछे की रीजन पता चली कि हम कह तो देते हैं कि ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम है वो बंद नहीं हो सकता, उसे कोई हैक नहीं कर सकता, इवन कि उसका क्रिएटर भी अब उसे बंद नहीं कर सकता। वो किस वजह से नहीं बंद कर सकता, जो है ना उसकी मैं कुछ रीजंस आपको जो है ना वो बताती हूँ। हम जैसे कि हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन के जैसे हमारा एक सिंगल ब्लॉक बनता है ना, उसमें 3 तरह की चीजें जो है ना वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, 3 चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सेकंड होता है हैश, थर्ड होता है हमारे पास प्रीवियस हैश। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपने फोर्सेज के सिस्टम को ज्वाइन किया। सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको डॉलर बाय करने पड़े। ठीक है, अब डॉलर अगर आपने बाय किया तो किसी ने सेल भी किए होंगे। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में क्या चीज होती है कि वहां चीज लिख दी जाती है कि इस बंदे ने फलां पर्सन से ये चीज बाय की है, या किस पर्सन ने बाय की है, किस पर्सन ने खरीदी है, किसने बेची है। तो वो चीज वहां पे जाकर रिकॉर्ड हो जाती है ब्लॉक के अंदर। जो हमारा एक सिंगल ब्लॉक बन रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रही है, वो चीज जाकर रिकॉर्ड हो रही है कि किस पर्सन ने डॉलर लिए हैं और किस पर्सन ने डॉलर दिए हैं। अब सेकंड हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें क्या चीज स्टोर होती है, इसमें स्टोर होती है हमारे पास हैश। ठीक है, अब हैश क्या चीज होती है। आईडी कार्ड तो सबका बना हुआ है, जिसकी 18 साल उम्र है उसका आईडी कार्ड तो सबका बना होगा। हम जब हम नादरा ऑफिस में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं वहां पे, हमारा थंब इम्प्रेशन लेते हैं। जैसे ही हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं ना वहां पे, तो हमें एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और वो आईडी कार्ड नंबर यूनिक होता है सबका, किसी का भी आईडी कार्ड नंबर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता। इसी तरह से जैसे ही हम ट्रस्ट वॉलेट में अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना उसको, या फिर हम पासवर्ड लगाते हैं ट्रांजैक्शन को ओके करने के लिए, उसी टाइम उस ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक एड्रेस, समझ लें आईडी कार्ड नंबर दे दिया जाता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया जाता है। और वो एड्रेस जो होता है वो हर ब्लॉक का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस डिफरेंट एड्रेस को, उस डिफरेंट आईडी कार्ड नंबर को आप हैश कहते हैं। अब जो तीसरी चीज होती है ना, वो होती है प्रीवियस हैश। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक पर्सन फोर्सेज को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एक दिन में हमारी फोर्सेज की कम्युनिटी जो है ना वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। एक दिन में बहुत से लोग फोर्सेज को ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं हो रही होती, बहुत से लोग अपना विड्रॉ भी ले रहे होते हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेवल अपग्रेड भी कर रहे होते हैं। तो सिंगल जो एक्टिविटी हो रही है ना फोर्सेज के हवाले से, अगर किसी ने ज्वाइनिंग किया है, किसी ने विड्रॉ लिया है, या फिर किसी ने जो है ना अपना लेवल अपग्रेड किया है, हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग से ब्लॉक बन रहा होता है। ठीक है, अब प्रीवियस हैश क्या चीज होती है। सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने ज्वाइनिंग की है फोर्सेज में, ठीक है, उसका पहला ब्लॉक बन गया है। अब जब उसने दूसरा ब्लॉक बनाया, क्या किया, उसे $5 मिले हैं, उसने उन $5 का विड्रॉ लेना चाहे। अब उसने विड्रॉ ले लिया $5 का, इसका मतलब क्या, उसने दूसरी ट्रांजेक्शन किया तो उसका क्या बन गया, दूसरा ब्लॉक बन गया। अब क्या चीज होगी कि वही एड्रेस जो मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, वही एड्रेस अगले ब्लॉक में भी जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज क्या हो गया, प्रीवियस हैश की मतलब जो पहले ब्लॉक का हैश है वो अगले ब्लॉक में भी प्रेजेंट होगा। अगले ब्लॉक का अपना हैश तो है ही, लेकिन जो पिछले ब्लॉक का हैश है, जो पिछले ब्लॉक का एड्रेस है, वो भी अगले ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं प्रीवियस हैश। और जब उसने तीसरा कोई भी काम किया तो क्या होगा कि जो दूसरे का हैश है ना वो तीसरे में स्टोर हो जाएगा, फिर जो तीसरे का हैश है वो चौथे में स्टोर होगा, जो चौथे का हैश है वो पांचवें में स्टोर होगा। इसी तरह से ये जो है ना वो सिस्टम चलता रहता है, और प्रीवियस हैश जो है ना वो अगले ब्लॉक में जाके स्टोर होता रहता है। अब अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो ब्लॉकचेन को बंद करे,
ठीक है, या फिर चाहता है कि वो ब्लॉकचेन में किसी किस्म की हैकिंग कर ले, किसी किस्म की चेंजिंग कर ले। अब ब्लॉकचेन जो होती है ना वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने का मतलब क्या होता है कि हम इसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट होती है। हम इसमें जो भी ट्रांजेक्शन की होती है ना, हम उस ट्रांजेक्शन को पढ़ सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। वो चेंजिंग किस वजह से नहीं कर सकते वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी पर्सन ने इसमें चेंजिंग करनी हो ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये जो हैश है ना, ठीक है, जो स्पेसिफिक एड्रेस है, उसे ये स्पेसिफिक एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एड्रेस वो चेंज करके अपने सर्वर का लगाएगा तो भी इसमें किसी किस्म की चेंजिंग कर पाएगा ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हैश है ना, एक मिनट, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हैश जो है ना, एक ब्लॉक का हैश वो अगले ब्लॉक में भी स्टोर होता है। तो उसने क्या किया, उसने पहले ब्लॉक का हैश चेंज किया। ठीक है, उसने जैसे ही पहले ब्लॉक का हैश, उसने पहले ब्लॉक का एड्रेस जैसे ही चेंज किया, तो क्या हुआ कि अगले ब्लॉक में वही हैश प्रेजेंट था। तो वहां पे हमें क्या आना, टेम्पर आना शुरू हो गया। सिस्टम एक्टिव हो गया कि भाई सिस्टम में कोई भी किसी किस्म का मसला हो रहा है, कोई इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, सिस्टम उसी टाइम एक्टिव हो जाता है। लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही हमारे सिस्टम को मेंटेनेंस पे लगाया गया था, वो बग्स आते हैं, हम इसी चीज सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, वो फौरन से एक्टिव हो जाता है और सिस्टम को कुछ देर के लिए मेंटेनेंस पे लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि किसी किस्म का मसला हो ना। इसी वजह से होता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हैश चेंज करने की कोशिश की जा रही है, टेम्पर हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक एक बना हुआ है, हजारों करोड़ों की शक्ल में ब्लॉक बने हुए हैं। फोर्सेज की 8 से 10 लाख की कम्युनिटी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ब्लॉक बने होते हैं। अब हर एक ब्लॉक में जो है ना एरर आना शुरू हो जाता है कि इसका एक पहले का ब्लॉक अगर का हैश चेंज हुआ ना, तो सबके जो है ना वो एरर आना शुरू हो जाता है। अब अगर कोई पर्सन, मेरे जैसा कोई पर्सन है, में खुराफाती दिमाग है ना, तो वो कह सकता है भाई मैं सारे ब्लॉक के हैश चेंज कर सकता हूँ, मुझे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं सारे ब्लॉक का हैश चेंज कर सकता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, मैथ्स में हम एक्स और वाई को कर लेते हैं ना, फर्ज कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आप सपोज करते हैं कि अगर कोई पर्सन इस तरह का आ गया, वो कहता है कि मैं भाई सारे के सारे ब्लॉक का हैश चेंज कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे फोर्सेज के ब्लॉक का हैश का तो मुझे नहीं था पता चला, लेकिन मैंने थोड़ा सर्च की थी तो मुझे पता चला कि अगर हम बिटकॉइन का एक हैश चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो एक हैश का एड्रेस चेंज करने में आपको कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अब अगर हमारे यहाँ पे करोड़ों हैश मौजूद हैं, ठीक है, तो उसे चेंज करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे उसके हैश को चेंज करने के लिए, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल होता है उसको चेंज करना। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हम किसी पर्सन ने जो है ना उसका हैश चेंज कर लिया। ठीक है, सभी ब्लॉक्स का हैश चेंज कर लिया उसने 2-3 साल लगा के। लेकिन ये सिस्टम तो लाइफ टाइम चलने वाला, पहले इसने करोड़ों ब्लॉक का हैश चेंज किया। ठीक है, तो क्या हुआ, अगले करोड़ ब्लॉक और भी बन जाएंगे तब तक। लेकिन चले फिर भी हम मान लेते हैं भाई हैश चेंज हो गया। ठीक है, उसने जितनी भी देर लगाई, जो भी कुछ किया, उसने हैश चेंज कर लिया। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारा सिस्टम क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में आने वाले हर पर्सन के पास अथॉरिटी इक्वली शेयर्ड है। इसका मतलब एक और चीज और भी होती है, जैसे ही फोर्सेज में कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है ना, ठीक है, तो जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग होती है उसके पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी चली जाती है। ठीक है, इस फोर्सेज में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं जो कि ज्वाइंट है, उन सबके पास क्या है, ब्लॉकचेन की एक एक कॉपी है। अब उस पर्सन ने अगर चेंजिंग कर भी ली है ना, तो उसे एक कमांड भेजनी पड़ेगी फोर्सेज की टोटल कम्युनिटी को कि मैंने ये चेंजिंग की है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज की एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है जो कि हर पर्सन को दे दी जाती है। अब उस पर्सन ने क्या किया, हमारे जितने भी हम जो है ना फोर्सेज की कम्युनिटी है उसके पास उसने एक मैसेज भेजा कि मैंने ये चेंजिंग की है, आया कि आपको लगता है कि ये चेंजिंग ठीक है, तो आप यस की कमांड दे दो उसे। अब यहाँ पे हम हर मीटिंग में बताया जाता है कि फोर्सेज में चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, फोर्सेज में चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। इस सिस्टम में ना कोई चीज ऐड कर सकता है, ना ही कोई चीज डिलीट कर सकता है, जिसे हम सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब सभी पर्सन एक्टिव होंगे कि हमें तो ये कहा जाता है कि इसमें चेंजिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो हमारे पास कमांड भेजी जाएगी इसे 50% लोग अगर डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है, नो का मैसेज कर देंगे, नो के ऊपर क्लिक कर देंगे इस चीज को, तो उसने जो 3-4-5-6 साल लगा के जितनी भी मेहनत उसने की होगी ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और सिस्टम फौरन से एक्टिव हो जाएगा क्योंकि 50% लोगों ने इसे डिक्लाइन कर दिया है।
तो इस चीज को हम कहते हैं कि एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है हमारे पास हमारी फोर्सेज में। इसी वजह से हम कहते हैं कि फोर्सेज को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इसे बंद नहीं कर सकता। इवन कि इसका ऑनर भी अब इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनर को भी हम सबके पास एक कमांड भेजनी पड़ेगी कि सिस्टम में मैं ये चेंजिंग कर रहा हूँ, चेंजिंग क्या आपको लगता है कि ये चेंजिंग की जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है ना कोई भी पर्सन इस बात को जो है ना वो एग्री नहीं करता, हम सिस्टम को डिक्लाइन कर देते हैं उस चेंजिंग को। इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्सेज में चेंजिंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मैंने सारी चीजें कही है कि हमारे पास जो होता है ना वो इसमें हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है, ये चीजें मैं आपको सब कुछ दिखाती भी हूँ। मैंने फिर चेक किया था, मैंने कहा क्या ये चीज पॉसिबल भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मैंने ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे मोर डिटेल, यहाँ पे मैं जो है ना वो कर भी देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मोर डिटेल जो आपको नजर आ रही है ना, आपने क्या करना है, इस मोर डिटेल पे जाना है। जैसे ही हम मोर डिटेल पे जाएंगे हमारी जो BSC स्कैन होती है ना, वहाँ पे हमारे पास जो चीज है वो खुल जाती है। अब ये देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि ट्रांजैक्शन का हैश मौजूद होता है। ये हैश आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये चीज आपको हैश नजर आ रही है ना, ठीक है। ये चीज क्या है, हमारे पास हैश इसका मौजूद होता है। अब स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है कि ये सक्सेस है, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसमें तब्दीली नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पे ब्लॉक का नंबर भी लिखा हुआ है कि ये इतना ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब ब्लॉक का अगर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या चीज आती है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम, ये किस बंदे ने बाय की है, सॉरी किस बंदे ने जो है ना आपको दिए हैं डॉलर, ठीक है। फ्रॉम से किस बंदे से आप ले रहे हो चीज, उसके जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड जो चीज हमारे पास आती है वो क्या चीज आती है जी, ठीक है। टू, किस बंदे ने वहां से चीज ली है, उसके जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है वो भी यहाँ पे पड़ा होता है। ये चीज यहाँ पे टोटल हमारी जो BSC स्कैन की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे टोटल चीज पड़ी होती है। एक ब्लॉक में जो भी चीज स्टोर हो रही होती है वो चीज वहाँ पे पड़ी होती है। इवन कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आपको दिखाई जा रही है कि जो ट्रांजेक्शन थी ना, जो मैंने 2 दिन पहले 22 आवर्स अगो की थी, डेट हर चीज वहाँ पे मेंशन होती है। अब अगर कोई बंदा कहता है ना कि फोर्सेज बंद हो जाएगा, ठीक है, वो मुझे पता करके दिखाए, फोर्सेज बंद करके दिखाए कि ये फोर्सेज बंद हो सकता है। यही चीज थी आज से तकरीबन एक मंथ पहले मेरी ना एक पर्सन से, मंथ नहीं तकरीबन 15 दिन पहले मेरी एक पर्सन से बात हुई। वो कहता है कि जो है ना ये ब्लॉकचेन पे नहीं है, फोर्सेज जो है ना वो ब्लॉकचेन पे नहीं है कहता, और दूसरा कहता है कि ये थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी ऐप को भी मैं थोड़ा जो है ना वो क्लियर करना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी ऐप किस तरीके से होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने बैंक के जरिए किस पर्सन को रकम ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। मैंने अब अपनी किसी दोस्त को रकम ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो हमें थर्ड पार्टी क्या आ रही है, बैंक आ रहा है, क्योंकि मैंने बैंक के जरिए जो है ना वो उससे रकम ट्रांसफर की है। अब बैंक जो है वो फी चार्ज करेगा, वो मुझसे भी कुछ फी लेगा, वो उससे भी कुछ फी लेगा, तो बैंक क्या है, एज अ थर्ड पार्टी ऐप एक्ट कर रहा है। लेकिन फोर्सेज में आप किसी दूसरे बंदे के डिपेंडेंट नहीं होते, आप डायरेक्टली बाइनेंस पे जाओ, ठीक है। हम अपने अप्लाइनर से ले लेते हैं वो, तो हम अपने जो है ना वो आसानी के लिए चीज ले लेते हैं। आप डायरेक्ट बाइनेंस पे जाओ, वहां से अपने डॉलर बाय करने हैं, बाय करो, वहां पे अपने डॉलर सेल करने हैं, सेल करो। तो फोर्सेज थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, इसमें आप एग्जीक्यूशन खुद कर रहे होते हैं, इसमें आप अपनी जो है ना अकाउंट के एडमिन खुद होते हैं। इसके अलावा फिर मैंने उन्हें ये सारी चीज दिखाई, और वो बंदा मेरी डाउन में बैठा हुआ है, ठीक है। वो IT स्पेशलिस्ट था वो बंदा, ठीक है, उसे ब्लॉकचेन हर चीज पता था, वो बंदा मेरे डाउन में बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने उसे ये सारी चीज ऑथेंटिक प्रोवाइड की थी। अगर आपको कोई पर्सन कहता है ना कि ये चीज इस तरीके से नहीं है, तो आप उन्हें ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड किया करो कि भाई हाँ हर चीज है हमारी ब्लॉकचेन पे, ये है ब्लॉकचेन में क्या क्या चीज स्टोर होती है, वो सारा कुछ उन्हें दिखाया करें। तो लोग जो है ना वो इजीली ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करने होते हैं। जैसे ही उनके कोई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो पर्सन आपके साथ जो है ना वो जुड़ जाता है।